कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ सर्वेश सर। दोस्तों वीडियो 2018 जो री एग्ज़ाम होना है 26 और 27 जून 2023 को, उसी के संबंधित में मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों के लिए बैक ईयर के प्रश्न पत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। तो उसी की श्रृंखला में 2016 का जो जीएस का पोर्शन था उसको मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। 2018 में जो 23 दिसंबर को पेपर आयोजित हुआ था उस पेपर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और 50 प्रश्नों की जीएस की श्रृंखला हम पूरी करने वाले हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो एक बार हम जीएस के सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं और कल से जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो हम संभावित प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बेहतर प्रावधान किया गया है ताकि इससे बाहर जीएस का कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ामों में ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 2018 में जीएस के पोर्शन से पूछा गया पहला प्रश्न यही था, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। पिंग कमांड तो आप सभी जानते हैं कि किसी गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है उसे हम पिंग कमांड कहते हैं। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि इस प्रश्न को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इनवैलिड स्वीकार किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रश्न उठाए गए थे, काफ़ी लोगों ने इसके विरोध में अपने सुझाव दिए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चा वह है ऑप्शन बी। कंप्यूटर में पिंग कमांड क्या है, तो किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण कहलाता है आपका पिंग कमांड। यानी कंप्यूटर को दिया गया वह कमांड जो गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। इसके बाद अगला प्रश्न जो आया था वो ये था और सीधे सीधे आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। यानी कि योग्यता के परीक्षण के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, बारकोड रीडर का, ऑप्टिकल मार्क पहचान का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान का या फिर टच पैड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था मेरे भाइयों ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान। इसी के माध्यम से हम इनपुट डिवाइस में योग्यता का परीक्षण करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रिंट करने के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, यानी कि जो प्रिंट के दौरान प्रिंट पेपर को स्पर्श करते हैं। गैर प्रभाव वाले प्रिंटर कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स है, थर्मल है, डक्सजेट है या फिर लेज़र है। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही आसान था, डॉट मैट्रिक्स। इसका प्रयोग होता है किसमें बच्चा, डॉट मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन ए गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है कौन सा, तो डॉट मैट्रिक्स है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजकर या प्राप्त कर सकता है। यानी किसी भी उपकरण में किसी छवि को भेजना, डिजिटली रूप से भेजना, टेलीफोन लाइनों पर चित्र को भेजना जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, या टेक्स्ट भेजकर या उसको प्राप्त कर सकने वाला प्रारूप क्या है, प्लॉटर है, फैक्स मशीन है, साउंड कार्ड है या फिर मॉनिटर है। तो ये आप जानते हैं कि बहुत ही आसान उत्तर था इसका फैक्स मशीन। पहले के समय में फैक्स मशीन पे ही हम चित्रों को भेजते थे या जो हमारे तार होते थे उसको हम फैक्स मशीन के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर तो आप जानते हैं वाराणसी में, 80 घाट वाराणसी में, आगरा का किला आगरा में है और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है मेरे भाइयों, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका दिल्ली में पड़ता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी। और पांचवें प्रश्न का बहुत ही आसान उत्तर पूछा गया था और इसी प्रकार से आपके इस एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे जाने हैं भैया। विक्टोरिया मेमोरियल की बात की जाए तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ अवस्थित है बच्चा, कोलकाता में है। याद रखिएगा, मेरे मुंह से गलती से निकल गया दिल्ली, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है बच्चा। इसी के साथ जो अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद इन सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन सी है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद शहर है बच्चा वो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था।
अगला प्रश्न पूछा गया था जनगणना से, तो और प्रश्न ही बहुत आसान था। पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो आप सभी जानते हैं लगभग 200 मिलियन इसकी आबादी बताई गई थी, लगभग 20 करोड़ की आबादी। 19 करोड़ की आबादी तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार थे ही, 19,87,56,228 आपको याद होगा आंकड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। यानी कि लोक नृत्य के बारे में बताया गया था और पूछा गया था यह लोक नृत्य किसका है। यह संतुलन एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है जिसे आप चारकुला नृत्य कहते हैं, जिसमें एक महिला अपने सिर के ऊपर 108 तेल के लैंप यानी कि तेल के दिए को रखकर अपना नृत्य प्रस्तुत करती है और यह नृत्य भगवान कृष्ण की प्रशंसा और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण के लिए माने जाते हैं या उसमें शामिल होते हैं। तो अगर आप FCI की बात करेंगे यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल शामिल है। अगर आप FDI की बात करेंगे तो ये FDI शामिल नहीं है। SWC की बात करेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश में शामिल है और CWC ये भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खाद्य भंडारण माने जाते हैं। जबकि FDI क्या है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है FDI को। SWC का कभी कभी पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है बच्चों, तो इसको लिख लीजिएगा, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन SWC का पूर्ण रूप है। CWC की बात की जाए तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के बारे में जानना है, जिसका अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। इसके दो प्रारूप होते हैं, एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट PI, ठीक है बच्चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, FDI हमारा अनाज भंडारण के लिए जाना नहीं जाता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का के लिए जाना जाता है, जो कि किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का ये उत्तर प्रदेश की मुख्य और महत्वपूर्ण फसलों में मानी जाती है, ठीक है बच्चा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था बच्चा वो था, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में जो कथन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये कथन तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कृषि आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट 14-15 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान यानी ICAR की संख्या 4 है और राज्य कृषि विश्वविद्यालय जिन्हें आप कहते हैं तो इनकी भी संख्या 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संख्या 10 मानी जाती है। और यही आपसे पूछा था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 5 दिया गया था, जबकि ये गलत है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं और उत्तर प्रदेश में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें दिया गया कथन दूसरा गलत है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। यानी कि छात्रवृत्ति ललित कला अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला छात्रवृत्ति किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो मूर्तिकला से बिल्कुल संबंधित है, सिरेमिक से तो बिल्कुल 100% संबंधित है, कला इतिहास से भी संबंधित है, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में ललित कला अकादमी बच्चा कोई भी छात्रवृत्ति नहीं देता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। यानी कि कृषि के लिए जो सिंचाई की जाती है उसके बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सा शामिल नहीं था, वर्षाजनक यही शामिल नहीं था। बाकी शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है उत्तर प्रदेश की, आप जानते हैं, शारदा सहायक परियोजना, रामगंगा परियोजना और गंडक परियोजना, ये बिल्कुल भी सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही संबंधित नहीं था।
अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को याद होगा, भारत का पहला ऐसा सम्राट जो बहुत ही निम्न तबके से था, जिसने अपनी काबिलियत से मगध की गद्दी को हासिल किया। उसका जो राजनीतिक सलाहकार था, जिसे आप चाणक्य कहते हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो उन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं अभिधम्ब पीटक बिल्कुल है, सुत्त पीटक भी है और उपासक पीटक नहीं है, विनय पीटक है। त्रिपिटकों में हमारा विनय पीटक, अभिधम्ब पीटक, सुत्त पीटक होता है, उपासका पीटक बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? और मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर तो हर बच्चे के जुबान पे होगा जो उत्तर प्रदेश में रहता है, क्योंकि हमारे लिए आक्रामकता ही प्रमुख है, हमारे अंदर तैस और आक्रोश भरा पड़ा है, तो हम तो आखिरी गुरु को जानते ही हैं। तो आखिरी गुरु यानी 11वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो 1708 में जिनकी मृत्यु हुई, किसके शासनकाल में? तो आपको याद होगा मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का बड़ा पुत्र था, जिसे आप शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं। मुअज्जम, उसी के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी और 11वें सिख गुरु वही माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। एक राजवंश का नाम के बारे में परिचय दिया गया है, सारांश दिया गया था और उसके संबंधित वंश के बारे में पूछा गया था। कथन था कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेघ बलिदान किए। 2 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति वही था। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान ही लिखे गए थे। तो ये बच्चा कौन सा वंश था? तो आपको पता है, पूरे भारत में स्थापित होने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश शुंग राजवंश था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और उनका प्रभुत्व जो था दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। पाटलिपुत्र को छोड़कर उन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई थी और इसी राजवंश का 5वां राजा था भागभद्र और महाभाष्य की रचना भी इसी समयकाल के दौरान हुई थी, इसी राजवंश के समयकाल में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज़ था? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप लोगों ने थोड़ी गहराई से पढ़ी होगी इतिहास के बारे में, तो हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास का। तो उसने 5 इंडीज़ यानी कि 5 इंडीज़ों पर विजय प्राप्त की थी और उसी के बारे में आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सा शामिल है। तो बच्चा, 5 इंडीज़ में आपका पंजाब आता था, कन्नौज आता था, बंगाल आता था, बिहार और उड़ीसा। ये 5 क्षेत्र ही कहलाते थे 5 इंडीज़, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। और हर्षवर्धन को आप सभी जानते हैं, हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर में भी किया था, कश्मीर में भी किया था, नेपाल और बल्लभीपुर तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है बच्चा। इसी के बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आपको उस उत्तर का चयन करना है कि जो नवरत्नों के बारे में सही नहीं दिया गया है। बात किया गया है पहले कथन में अबुल फजल है। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, बिल्कुल सही कथन है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत कथन है, आप जानते हैं। अब्दुल रहीम खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे, बिल्कुल सही जवाब है। मुल्ला दो प्याजा के बारे में कहा गया है। मुल्ला दो प्याजा क्या है? वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, तो बिल्कुल सही बात है। कौन सा मेल नहीं खा रहा है? राजा मान सिंह, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, यह सेनापति थे। अगर आपसे मान सिंह अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मान सिंह कौन थे? मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि उनके वित्त मंत्री। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट होने के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो आपको ये बताना है, भूगोल से ये प्रश्न था, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या इधर उधर होने से, ऊपर नीचे होने से कौन सी गतिविधि घटित होती है? तो ये सब तो आप जानते ही हैं कि जब भी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, मारपीट करती हैं, उठापटक करती हैं, तो हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है भूकंप की घटना। टेक्टोनिक प्लेट में किसी भी प्रकार की हलचल है होती है तो वह किसे कारित करती है? भूकंप को। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी। इसी के बाद अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था
दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चा। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता है, बशर्ते मैं बता देता हूं। दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है बच्चा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल समय क्षेत्रों की संख्या है 24। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री 30 अंश ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। जल्दी से इसका कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बशर्ते मैं बता दूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चा ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। यही इसका सही है, मानक समय मेरिडियन है। ठीक है बच्चा, और इसके बारे में तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? यानी महान हिमालय, आप जानते हैं हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, महान, ट्रांस और छोटा लघु हिमालय। तो महान हिमालय में कौन सा हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग तिब्बा या फिर माउंट नंदा देवी? तो आप जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर था नागा तिब्बा। ये कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है, आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो यही था कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी तो बिल्कुल भारतीय क्षेत्र में है। कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी तो ये भी भारत में है। मन्नार की खाड़ी आप जानते ही हैं कि भारत में है या नहीं है। तो आप कहते हैं सर मन्नार की खाड़ी क्यों नहीं है हमारे पास अकाबा की खाड़ी नहीं है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, अकाबा की खाड़ी। अब अगर अकाबा की खाड़ी भारत में नहीं है तो किसके किनारे है? तो यह मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश में स्थित है। अकाबा की खाड़ी कहाँ पर आएगी? तो आप कहेंगे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के कॉर्नर पर पड़ती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना? तो बहुत ही आसान प्रश्न था, बुल्गारिया ही तो हमारा यूरोपीय देश है, बाकी तो सब हमारे ये वाले देश हैं, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका वाले। यूरोपीय देशों में कौन आता है? बुल्गारिया आता है। सूडान, बेनिन और घाना दक्षिण अफ्रीका के हिस्से हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? यानी गलत तरीके से मेल खाया है अपने राष्ट्रीय खेल से। यहाँ पर कहा था कंप्यूटर महोदय ने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो आप लोग सुधार लेंगे। तरीके पूछा गया। अफगानिस्तान किसके लिए जाना जाता है? बुज्जा कसी के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही मेल खा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए जाना जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। आओ तोड़ दे तुम्हारा हड्डी, यही खेलते हैं बांग्लादेशी कबड्डी। भूटान बिल्कुल तीरंदाजी के लिए, नेपाल बिल्कुल वॉलीबॉल के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेल कौन नहीं खा रहा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ना कि क्रिकेट है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मेरे भाइयों वो था, बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां ठंडी होती हैं, और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? QI का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, या फिर हिमालय? तो प्रश्न तो बहुत ही आसान था। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी के बारे में वो तुरंत कहेंगे सर भूमध्य सागर के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो छाया प्रभाव नहीं बनाते हैं, इन क्षेत्रों में कोई भी छाया प्रभाव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है वह पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, ना कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है बच्चा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? और कई एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरे भाइयों। तो यह है 1989 यानी 1989 में हुआ 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 18 वर्ष के बच्चों को भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सक्रिय मतदान करने के लिए जाना गया। यह 61वां संविधान संशोधन था मेरे भाइयों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यही था कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची आप जानते ही हैं, 7वीं अनुसूची के तहत हमें 3 प्रकार की सूचियां मिली हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें से कौन सा संघ सूची का
हिस्सा नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले या फिर युद्ध और शांति। तो बेहद ही आसान प्रश्न था। सार्वजनिक स्वास्थ्य हमारा संघ सूची का हिस्सा नहीं है, ये हमारा किसका हिस्सा है, ये हमारे समवर्ती सूची का हिस्सा है मेरे भाई, क्योंकि राज्य और केंद्र अपने अपने हिसाब से नए नए प्रावधान बना सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। जैसे आपने देखा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, तो ऐसी प्रकार से ये संघ सूची का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए किस नए कार्यक्रम को शुरू की थी? PMFBY या फिर एग्री उड़ान या फिर PMKSY या फिर एगमार्क नेट। तो आप सभी जानते हैं कि प्रश्न तो बहुत ही आसान था मेरे भाई। अब इसको भी कई बच्चों ने गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे PMFBY योजना में और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं एग्री उड़ान योजना में। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा था? जब कृषि में नवाचार की बात की जाएगी तो एग्री उड़ान, क्योंकि कहाँ संबंधित है, सीधे सीधे यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर। PMFBY तो हो ही नहीं सकता था मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हैं उस समय का तत्कालिक मुद्दा नहीं था। और एग्री उड़ान 4 अगस्त 2017 को ही लाया गया था। याद रखिएगा इसका दिनांक क्या है, 4 अगस्त वर्ष 2017 एग्री उड़ान की तिथि है जब इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था नई दिल्ली से। ठीक है मेरे भाइयों। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन थे, इसमें चारों ऑप्शनों की बात की जाए तो संसद विधायी और वित्तीय कार्य करती है, इसके अलावा यह कर्मचारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। इसके बाद आपसे बोला गया था, तो बिल्कुल सही बात है। अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो संसद जो है हमारी वह कानून भी बनाती है, धन बिल और बजटीय कार्य भी करती है, साथ ही साथ कार्यकारी यानी कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है और उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। अगला ऑप्शन कह रहा था कि संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो बिल्कुल संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने का अधिकार है। बिल्कुल संसद ही तो संविधान में संशोधन करने के लिए अपना दायित्व निभाती है। संविधान में संशोधन करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है और किसी के पास नहीं है मेरे भाइयों। अगला कह रहा था कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, तो गलत जवाब है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, इन सभी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। तो डी हमारा संसद का कार्य बिल्कुल नहीं है, ये अन्य कार्यवाहियाँ हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कलकत्ता जिसे अब कोलकाता है कहते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? RC देसाई के द्वारा, PC महालनोबिस के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या फिर ये स्थापित किया गया था VK राव के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं PC महालनोबिस यही जिम्मेदार कारक थे जिन्होंने हमारे भारत के कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कर दी थी मेरे भाइयों। अगर आपको पता करना हो कि ये स्थापना कब हुई थी तो PC महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 मेरे भाइयों, कब? 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी मेरे भाई। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। तो वास्तविक बात है, प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है। तो इस कार्य में इस समय में जो अधिकतर व्यक्ति होते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो आप जानते हैं इसी को बोला जाता है अंतर्निहित बेरोजगारी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर हमारे प्राथमिक क्षेत्र से कुछ भाई लोग किसी अन्य क्षेत्रों में कार्य करने चले जाएं तो ये अंतर्निहित बेरोजगारी का प्रारूप है, क्योंकि उत्पादन में कोई भी बदलाव नहीं होना है। चाहे खेती 10 पर एक परिवार के 10 सदस्य मिलकर करें या एक परिवार के 4 सदस्य मिलकर करें, कभी भी कृषि में कोई घाटा नहीं होता है, उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं होता है मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है मेरे भाई? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कभी भी
किसके पक्ष में नहीं थे? तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। वो जानते थे कि अगर व्यक्ति सबसे अधिक मशीनों के ऊपर निर्भर हो जाएगा और नए नए तकनीकों के प्रयोग के ऊपर निर्भर हो जाएगा तो वह हो जाएगा आलसी, उसे हर चीज़ चाहिए बैठे बिठाई। और ऐसी स्थिति में जो भारत की छवि है कि भारतीय बहुत मेहनतकश होते हैं, ये छवि धूमिल हो जाएगी। तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक के अधिकतम उपयोग का विचार ये कभी भी महात्मा गांधी का नहीं था। बाकी वह गैर हिंसक अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग के प्रबल समर्थक थे, गांवों और गांवों के सर्वोदय विकास के लिए वो हमेशा स्तब्ध रहते थे। तो सही उत्तर सी था। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। तो आपको वो बताना है कि जो इस कार्य के अंतर्गत शामिल मिशन नहीं था, आपको उसको संदर्भित करना है। तो 100 स्मार्ट सिटी मिशन, तो बिल्कुल 7 मिशन कार्यक्रमों में हमें 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी। अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये भी था, अमृत योजना भी था। हृदय की बात की गई है, हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नत योजना, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये भी सही है बच्चा। अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन तो हो ही नहीं पाता मेरे भाई। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कभी भी अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन तो था ही नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि ये शामिल नहीं था 7 विकास कार्यक्रमों में। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको 7 विकास कार्यक्रमों की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, बशर्ते क्योंकि 2018 का एग्ज़ाम है तो कुछ बहुत चीज़ें रिपीट ज़रूर करेंगे मेरे भाई। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? उस समय वर्ष 2018 की बात की जाए तो 5 अगस्त 2017 को जो चुनाव हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गांधी जी को पराजित करके जो एम वेंकैया नायडू जी थे वो हमारे कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे? तो 13वें उपराष्ट्रपति हमारे बने थे बच्चा एम वेंकैया नायडू जी। तो अगस्त 2018 में कौन था हमारा उपराष्ट्रपति भारत का? तो एम वेंकैया नायडू जी। याद रखिएगा ये किसको पराजित करके बने थे मेरे भाई? तो गोपाल कृष्ण गांधी जी को इन्होंने पराजित किया था 5 अगस्त 2017 को और धारण किया था अपना पद मेरे भाई। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वर्तमान समय में मेरे भाई 2023 चल रहा है, तो हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, जगदीप धनखड़ जी चुने जा चुके हैं। तो सही उत्तर इसमें तो आपका ऑप्शन ए ही रहेगा, बशर्ते 2023 वाला आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने जो पूछा गया था मेरे भाई वो था, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जहां गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को रुपए 200 प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? तो उस समय सबसे अधिक चर्चित योजना थी मेरे भाई ये, जिसे कहा गया था संबल योजना। क्यों? क्योंकि यह गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग थे उन्हें 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जा रही थी। पूरे भारत में सबसे सराहनीय कदम था मध्य प्रदेश सरकार का, जिसने संबल योजना चलाया था मेरे भाई। सही उत्तर बी था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये देखिए 2018 में खेल से पूछा गया प्रश्न था, थॉमस कप जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासीय निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसके लिए थॉमस कप दिया जाता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता था मेरे भाई? तो चीन ने जीता था। और आपने कहा था कि अगर भारत वाले भी खेलते हैं ये प्रतिस्पर्धा तो छक्के छुड़ा देते चीन का, भले ही चीन हमारा पड़ोसी देश है। थॉमस कप जीतने वाला देश था मेरे भाई 2018 का चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथियां दी गई हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है आपको वही बताना था। तो ये प्रश्न तो मैं आपको वैसे ही करवा दूं, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात की जाए तो ये 8 मई को बनाया जाता है, लेकिन दिया गया था दिनांक 8 मार्च, तो यही गलत मिलान है क्योंकि विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता था बच्चा? 8 मई को मनाया गया था। गोवा क्रांति दिवस की बात की जाए तो 18 जून को मनाया गया था। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस जो मनाया गया था वह 3 जून को मनाया गया था मेरे भाई।
इसी के बाद अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, वो अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करिए। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की घोषणा की थी? सोचिए, जनजातीय समुदाय के लिए बात की गई है और जनजातीय समुदाय से संबंधित सही उत्तर कौन सा था मेरे भाई? तो ऑप्शन सी, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की बात की गई थी बजट 2018 में। जो केंद्रीय बजट 2018 माननीय अरुण जेटली जी के द्वारा लाया गया, उसमें जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की बात की गई थी। और वर्तमान समय में जब केंद्रीय बजट 2022 का पारित किया गया मेरे भाई, तो आपको याद होगा 200 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना की बात की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा फल उत्पादक देश है? पहला है, सॉरी ऑप्शन था उस समय दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर पता होगा कि पूरी दुनिया में भारत वर्ष 2018 में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश था और वर्तमान समय में भी भारत पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है मेरे भाई। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। और वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे अधिक फल उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और वर्ष 2018 में भी पहले स्थान पर कौन था मेरे भाई? चीन ही था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? यानी भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी थी। कितने? 2017, 2016, 2015 या 2018? तो मेरे भाई 2018 से बढ़ाकर ही तो वर्ष 2020 किया गया था। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने क्या कहा कि जो 2018 तक भारतीय किसानों को यूरिया में सब्सिडी दिया जा रहा है, इसे अब 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए, वर्ष 2020 तक इन्हें निःशुल्क सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। और आपको पता है कितने करोड़ की धनराशि थी? 74,986 करोड़ रुपए की सब्सिडी धनराशि थी मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंपनी भारत सरकार की एक पहला धातु स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके साथ ही साथ और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है, उसी का पूर्ण रूप पूछा गया था और मैंने इसका पूर्ण रूप आप लोगों को बताया था। क्या? सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, इसका संक्षिप्त रूप है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ CRWC। अगर आपको याद हो, ये ई रारकम कंपनी और धातु स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करती थी और यह भारत सरकार की वर्ष 2018 में उठाई गई सबसे नवीनतम पहल मानी गई थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे भाइयों कि ICAR रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत सरकार में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में कौन सी कृषि संस्थान शीर्ष पर है? तो अब इसके लिए मैं अगर डाटा आंकड़ा आपको बताऊं तो वर्ष 2016-17 में सबसे ऊपर कौन सी थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थापित थी। यही पहले नंबर पर थी मेरे भाई। कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर यही थी और मत्स्य व सागरीय अध्ययन संस्थान केरल को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा कि वर्ष 2018 में मत्स्य व सागरीय अध्ययन संस्थान केरल को सबसे निचला स्थान मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा संगठन कृषि विपणन में शामिल नहीं है मेरे भाई? तो जल्दी से आप उत्तर कर सकते हैं। भारत का कपास निगम तो बिल्कुल शामिल है केंद्रीय सरकारी संगठन में, भारतीय खाद्य निगम भी शामिल है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग भी शामिल है। भारत के जो कृषि निगम हैं वो केंद्रीय सरकारी संगठन में शामिल बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, कृषि विपणन में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? और अमूमन सभी एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न दिख जाता है। अमेज़न आपका बिल्कुल ई कॉमर्स कंपनी है, ईबे भी आपका ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी आपका ई कॉमर्स कंपनी है, AE.com बिल्कुल नहीं है, इसका तो हमने नाम भी नहीं सुना है, तो ये ई कॉमर्स कंपनी कैसे हो जाएगी? डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, असंगत मैच की पहचान करें, यानी कि आपको वह पहचान करना था जो पूरी तरह से संगत नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो विकल्प है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में भरा पड़ा था, क्योंकि इसमें दो असंगत पहचान किए गए थे मेरे भाई। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा बिल्कुल सही पहचान थी, ये तो सही मिलान है। हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल के द्वारा ये भी सही मिलान है। बैक्टीरिया एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ये गलत था, और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेन लोवेजायर ये भी गलत उत्तर था। बी और सी ये दोनों ही असंगत पहचान थे, लेकिन इसका आयोग ने जो सही उत्तर माना था मेरे भाई, उस समय की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा था? ऑप्शन डी। और ये विवादित प्रश्न था, मैं आपको बता दूं इसमें असंगत मेल कौन कौन से हैं आपके, बैक्टीरिया और ऑक्सीजन वाला, ये दोनों ही बिल्कुल ही गलत मेल हैं। मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिंस्टले ने की थी और कार्ल विलियम के साथ मिलकर किया था, जबकि एंटोनी लॉरेन लेवेजायर ने आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और ब्लेज पास्कल एक गणितज्ञ थे। तो इस प्रश्न में अगर माना जाए कि असंगत मैच की पहचान करनी हो तो बी तो एकदम सही है मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, सी और डी गलत है। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा गलत भावनाओं में बह गया, सी और डी दोनों ही गलत था, आप इसको ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई थी, जबकि ऑक्सीजन की जब आप खोज की बात करते हैं मेरे भाई तो जोसेफ प्रिंस्टले और कार्ल विलियम सिले के द्वारा किया गया था। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये तो आप जानते हैं हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। तो ये दोनों मिलान गलत थे, लेकिन आयोग कोर्ट केस लड़ने के बाद जिस उत्तर तक पहुंचा था वह ऑप्शन डी था, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल, और सभी को इसी पे नंबर मिला था। तो अगर आपको याद रखना हो तो सी और डी को याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मेरे भाई, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता। तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको पूरी तरीके से तो आपके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसका डी जो सही उत्तर है मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि सही तरीके से कौन सा मेल नहीं खाता। तो इसमें डी उत्तर, हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा के स्तर पर नहीं रख सकते हैं, यही मिलान गलत था। और इसके अगर बात की जाए तो हुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात कि जब तक संभव नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री अवस्था में रहते हैं और उनके ही संचरण से तो हम चीज़ों को निर्वहित करते हैं। तो ये हुंड का नियम वाला मामला गलत था उसमें। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मेरे भाई, वो पूछा गया था कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया। तो मेरे भाई अबुल फजल, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फैजी तो गए, मुल्ला दो प्याजा निकल लिए, अबुल फजल सही उत्तर है। अंतिमवा प्रश्न जो पूछा गया था जीएस के सेक्शन से, ग्राम विकास अधिकारी 2018 23 दिसंबर के पेपर में, वो पूछा गया था असंगत मैच की पहचान करें। एक तरफ किताब था, दूसरी तरफ लेखक हैं। आशा और इतिहास के बीच लेखक हैं बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर लेखक हैं मार्क ट्वेन, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग लेखिका हैं इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था मेरे भाई ऑप्शन डी, ये असंगत है। इंदिरा गांधी ने ब्रोकन विंग की रचना नहीं की थी मेरे भाई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप पूछेंगे सर तो अगर इंदिरा गांधी ने नहीं किया तो किसने किया? तो आपको याद होगा सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी के द्वारा रचना की गई थी मेरे भाई ब्रोकन विंग की, याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है। सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग का रचना किया था। तो ये बच्चा कंप्लीट हो गया वीडियो 2018 में पूछे गए प्रश्नों की प्रश्नावली। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली संभावित प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में, जिसमें आप अपने बेहतर भविष्य के लिए करंट अफेयर के साथ निर्धारक रोल प्ले करते हुए देखेंगे, जिसमें मैं आपके चयन को एक नया दिशा दिखाता हुआ मिलूंगा मेरे भाइयों। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। 26 और 27 जून आग लगा दीजिए, आग।